हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस करके एवरेज का द एंड कर चुके हैं। आपका जो एवरेज है वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। आप उतना ही अच्छे से तैयार कर लीजिए और उतने में ही आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, उतने में ही आ जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में एवरेज से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और उतने में से ही आ जाएगा। उसके बाहर आपके पेपर में एवरेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। उतने से जो भी आप पेपर देंगे, सिर्फ यूपी पेट ही नहीं, उसके बाद भी आप जो भी पेपर देते हो उसी से आ जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज से टॉपिक, आप में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक दे रखा है। जैसे पूर्ण संख्या दिया एक टॉपिक को। पूर्ण संख्या बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। हम सोच रहे हैं आज उसको ही डिस्कस करके समाप्त कर देते हैं। ये सब एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। जैसे पूर्ण संख्या है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, बेसिक इक्वेशंस हैं। ये सब एक एक दिन के चैप्टर हैं, एक एक क्लास के चैप्टर हैं। ये आप मान लीजिए टॉपिक है, चैप्टर तो इनको हम नहीं कह सकते। चैप्टर कोई भी होता तो कम से कम 8 से 10 दिन का चैप्टर होता है। ये सब एक एक दिन के टॉपिक हैं, आपको अलग से दे रखा है। इन टॉपिक को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मंडे तक की ये टॉपिक भी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद आपका क्या बचेगा? परसेंटेज और डीआई। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डीआई है। ठीक है बेटा, आइए समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा संख्याओं का परिचय। आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं कैसी होती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। चलिए आइए, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, गिनती में प्रयोग करने वाली, गिनती में प्रयोग होने वाली जो भी हम गिनती में प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे लिखा हुआ है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मीन्स समूह को, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं इसलिए क्योंकि n से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और इसे n से डिनोट्स करते हैं। इसे n से डिनोट करते हैं मीन्स प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है। ये इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं। प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों कैसी हैं? अनंत हैं। उसका आप अंत नहीं बता सकते हो। प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं होती है। समझ गए? गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे n = 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं पूर्णांक को z0, z पॉजिटिव और z नेगेटिव। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। कभी कोई पूछ ले कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है 0 होता है। इसके बाद हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 डैश 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 डैश, और इस साइड बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 डैश 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 डैश। ये हमारे पूर्णांक के प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रहा है? आज बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं भी कल सोच रहा था कि पूर्ण संख्या में पढ़ाऊँ क्या आपको,
जब उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ाएं। लेकिन अब आप एक बात समझिए, उसने पूर्ण संख्या लिखा है, सिर्फ पूर्ण संख्या, लेकिन हम आपको सारी जितने भी प्रकार के अप्रॉक्स संख्या इम्पॉर्टेंट वो हम सब पढ़ा देंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या ही पूछे। उसने पूर्ण संख्या लिखा मीन्स वो संख्याओं से कहीं से भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संख्या एक बेसिक नॉलेज है आपका, और बेसिक नॉलेज में आपको सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप कहीं गए हो घूमने तो आप एक जगह घूमे, आपका मन कर गया चलो दूसरी जगह भी घूम लेते हैं। हाँ, आप जैसे लखनऊ गए, लोहिया पार्क गए, तो लोहिया पार्क जाने के बाद सोचोगे चलो अच्छा कोई रेस्टोरेंट भी हो लेते हैं। वैसे ही है, हो सकता है गवर्नमेंट सोचे पेपर बनाते हो तेरे पूर्ण संख्या मीन्स क्या है, संख्याओं के परिचय में कुछ भी पूछ लो, तब आपको भी कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, तो आइए, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक और तीसरा होता है शून्य। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और तीसरा शून्य। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, समझते चलिएगा। बस जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में यही लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है। आपके पेपर में यही पूछा गया है कि पूर्ण संख्या क्या है। तो क्या है? प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ये भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो जो समूह बनता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो जो एक नया समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा पूछ सकता है आपके पेपर में कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, तो आप बताएंगे जब नेचुरल नंबर के समूह में, समुच्चय में शून्य को शामिल कर लेते हैं तब जो नया समुच्चय बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ा जाए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और देखिएगा W इक्वल टू क्या? ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह था, इसमें एक 0 लगा दिया गया और क्या हो गया हमारा? ये पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा बेटा, जैसे आपके पेपर में पूछ ले, आपके पेपर की बात करते हैं, आपके पेपर की बात करते हैं, आपका पेपर कह दे कि 75 पूर्ण संख्या है या नहीं, 75 पूर्ण संख्या है या नहीं, तो आप कहोगे ये होल नंबर है। अगर वो कहते -75 पूर्ण संख्या है या नहीं, तो आप कहोगे ये नहीं है। बेटा जितने 0 के बाद जितने ही धन पूर्णांक होंगे, ये भी ध्यान रखना, जितने धन पूर्णांक होंगे वही पूर्ण संख्या के समूह में शामिल होंगे। निगेटिव पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या के समूह में शामिल नहीं होते, क्योंकि 0 के बाद प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है, ना कि -1 -2 -3 होता है, ये नहीं होता। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट डाला, ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या के समूह में, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा -75 इज होल नंबर और नॉट, तो आप कहोगे नॉट, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के समूह में कभी भी माइनस की संख्याएं नहीं आती प्यारे बच्चों। बात क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि पूर्ण संख्या दिया तो पूर्ण संख्या से वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम संख्या आपको पता ही होगा, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर आपको पता ही होगा, 2 से विभाजित हो जाने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या 2 4 6 8 10 12, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है, मीन्स इवन नंबर होती है। बात क्लियर है? हम एक एक संख्या के बारे में बता देते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो पूछ ले, बाय द चांस आपकी किस्मत अच्छी हो कुछ और ही पूछ ले।
हाँ, कभी कभी आप लोग की किस्मत ज़्यादा अच्छी हो जाती ना, तो पेपर जो नहीं पूछना होता वही पूछ लेता है। तो ऐसा करो कि जो ना पूछे वो पढ़ के चले, शायद यही पूछ ले हमारे पेपर में, तो हम क्या करेंगे, फिर बैठे रह जाएंगे। और हमें बैठना नहीं है इस बार, हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए। बैठते बैठते समय बहुत बर्बाद हो चुका है हमारा लोगों का, ठीक है, आपका समय बहुत बर्बाद हो चुका है। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। इस बार हम बैठेंगे नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा होगा विषम संख्या क्या है। विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश 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 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट होती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ा जाए, ये तो सब बहुत आसान है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 नामों से जानते हैं, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या। लेकिन इसे इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम दिया गया, प्राइम नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंग्लिश जरूर देख लेना, नहीं पता चला हिंदी में कंफ्यूज हो गए। ऋण संख्या लिख दिया, आप ढूंढ रहे ऋण संख्या होता क्या है। असंयुक्त संख्या लिख दिया, आप ढूंढ रहे असंयुक्त संख्या होता क्या है। तो ये कितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं जो इनका नाम दिया गया है, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, इनको इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम दिया गया, क्या, प्राइम नंबर। बताइए कोई परेशानी है। आइए, प्राइम नंबर होता क्या है। एक से बड़ी वह संख्या, पहली बात, प्राइम नंबर का जो सबसे पहला रूल है वो कहता है कि एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी एक से छोटी नहीं हो सकती। प्राइम नंबर का सबसे परफेक्ट रूल यही है। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या प्राइम संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बताइए, देखिए, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 डैश। बताइए, इसमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हो। बताइए, कोई परेशानी है। समझ गए ना अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या बहुत बार पूछा गया है। आइए, और अभाज्य संख्या का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपके पेपर में पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट बेटा, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, आपका पेपर पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप बताओगे 2 है, क्योंकि हमने आपको बताया है एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे आपको ये जो 2 है, ये एक और स्वयं के अलावा किससे विभाजित है, किसी से विभाजित है का, नहीं विभाजित है ना। जब नहीं विभाजित है तो ये संख्या सम संख्या तो है ही, ये संख्या 2 जो है ये सम संख्या तो है ही, लेकिन ये सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। और पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब भी आप 2 ही लगाएंगे। क्वेश्चन चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे और चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, आपको आंसर 2 पे ही लगाना है, क्योंकि आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होता है। क्लियर है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 101। बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं।
क्वेश्चन पूछ ले प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो आप बताओगे प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या से 2 गुणनखंड होते हैं ना। आइए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप बताओगे 1 से लेकर 100 तक की में कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछ ले 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप बताओगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाया जाए वो आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं किया जा रहा। हाँ, आपको इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, आप बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ज्ञान है आपके पास बुद्धि है, तो आप समझते हो कि हाँ पेपर में क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। अगर उसने पूर्ण संख्या लिखा तो वो कुछ भी पूछ सकता है संख्याओं से। ठीक है, इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर। अब कह रहा है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक से अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या? जैसे हम लिख सकते हैं 2 और 3, जैसे हम लिख सकते हैं 5 और 7, लिख सकते हैं 9 और 11। देखिए, इसके कहने का मतलब है संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 9 का गुणनखंड करते हो तो क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 1। 11 का गुणनखंड करते हो तो क्या होगा? 11 गुणे 1। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 1। तो कह रहा है एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना निकले, मीन्स उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले, वो संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाता है। आगे बढ़ें। हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा HCF, क्योंकि मासा मीन्स कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा मीन्स कॉमन, तो उसने कहा एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ में से ही मासा होता है। तो पूछेगा सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो आप बताओगे 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? 1 होता है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सहअभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। जो संख्याएं दी जाएं उनका ही गुणा कर दो, वही हमारा लासा होता है, उसके अलावा उसका लासा नहीं निकल सकता। सहअभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणा ही होता है। आगे बढ़ें। चलिए, पेपर में पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या है? अभी बता के गए 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभी बता के गए थे आपको, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आगे बढ़े। अरे ये क्वेश्चन ही खराब हो गया। आइए, A और B 2 सहअभाज्य संख्या हैं, तो उनका लासा क्या होगा? हम अभी आपको बता के गए सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। देखिए अभी बता के गए थे। कहाँ पे गया? ये देखो, अभी हम आपको बता के गए हैं कि सहअभाज्य संख्या का गुणा ही क्या होता है? हमारा लासा होता है। सहअभाज्य संख्या का गुणा ही लासा होता है। तो आपका क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन यही तो पूछा आपसे। ये देखिए, कह रहा है A और B 2 सहअभाज्य संख्या हैं। 2 संख्याएं A और B दे रखा है जो सहअभाज्य मीन्स को प्राइम नंबर हैं, तो उनका लासा क्या होगा? तो A और B का मल्टीप्लाई क्या होगा? AB, तो उनका लासा क्या हो जाएगा? AB। बताइए, लोअर PCS 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन। हो गया?
बताइए कोई परेशानी, समझ में आ रहा सभी को? कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ जरूर ले लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी आप पूछते नहीं, जबकि हमने पूरी तरीके से आपको छूट दे रखी है कि कहीं पर भी कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए ज़रूर। पूछना आपका अधिकार है, आपको ये अधिकार दिया गया है पूछने का, संविधान के द्वारा भी अधिकार है, ठीक है। अपने अधिकार का कम से कम कुछ तो काम करिए उसका। आइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पेपर पूछेगा आपका, पूर्ण संख्या ही तो पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से करते हो बताओ जरा से? जीरो से करते हो ना। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह जो समुच्चय बनता है वो पूर्ण संख्या होती। तो जीरो से शुरुआत हुई ना पूर्ण संख्या की, तो जब जीरो से शुरुआत हुई तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, इतने आसान क्वेश्चन डाल के ना, पेपर में आएगा तो खूब हंसेंगे। पहले खूब हंसेंगे, उसके बाद आंसर पे टिक लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आ जाएं तो कम से कम 10 सेकंड तो खूब मुस्कुराने के बाद फिर आंसर करना कि बताओ हमसे इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। सोचना कितनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी आपके लिए कि इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ ले। होगी कि नहीं? बेइज्जती तो होगी ही। कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछने की क्या ज़रूरत थी हमसे? हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, कम से कम बड़े क्वेश्चन पूछो। ये क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत थी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। आइए, फिर कह रहा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जरा से कोई बताएगा कमेंट में, हम भी देखते हैं। बताओ जल्दी जल्दी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? आज जान लेते हैं तुम लोग की भी नॉलेज कितना है, बता दो। सबसे बड़ी बतानी है, ध्यान रखना, छोटी नहीं बतानी। छोटी तो हमने जीरो बता दी, आसान वाला। कठिन वाला तुम बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम भी देख लें आज कितने लोग बता पाते हो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, समझ गए? पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कहाँ हो सकती? जब प्राकृतिक संख्याओं का अंत ही नहीं है, पूर्ण संख्या का अंत ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है? क्या यार, जब आपको यही नहीं पता कि वो जब इनफाइनाइट है, अनंत है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी? जब वो सीमित ही नहीं है, असीमित है, जो भी चीज़ असीमित है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो आप उसमें कुछ नहीं बता सकते हो कि सबसे बड़ी क्या होगी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मीन्स HCF क्या होगा? अभी हम आपको बता के गए हैं। सहअभाज्य संख्या मीन्स को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1, क्योंकि उनका जो गुणनखंड होता है उसमें एक उभयनिष्ठ होता है और जो एक कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ही HCF होता है। कोई परेशानी? दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ही क्या होता है? 1 होता है। बात क्लियर है? अभी आपको पॉइंट लिखा के गए थे और समझाया भी था वहाँ पे। आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, बताओ जरा। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। भैया अभी हम आपको बता गए हैं दो सम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभी हम पढ़ा के गए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने बताया 2 है, जब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपने बताया 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा। और हमने एक दूसरी चीज़ बताई, दूसरी चीज़, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, यही कथन सही होगा, क्योंकि हमने कह रखा है कौन सा कथन सही है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, यही कथन सही है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है नहीं।
एक संयुक्त संख्या है? नहीं। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? 2। किसी भी पूर्णांक का वर्ग कर दो, किसी भी पूर्णांक का वर्ग कर दो, उसके अंत में 2, 4 कर रहा हूँ, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिन संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वैसे ही पूछा किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? तो कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 2 वाली। अगर ऑप्शन में दे देता 2 की जगह दे दे 3 तो आप कहोगे 3 नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में इसी जगह दे दे 7 तो कहोगे 7 नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में इसी जगह दे दे 8 तो कह देना 8 नहीं हो सकता। ये तीनों संख्याएं नहीं, ये चारों संख्याएं नहीं हो सकती। ये किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देखो, क्या देखो उसके अंत में कभी 2 मिला है आपको, कभी 3 मिला है, कभी 7 मिला है, कभी 8 मिला है? नहीं मिला है। जब नहीं मिला है तो ये किसी भी संख्या के वर्ग करने वाली संख्याओं के अंत में नहीं हो सकती। बात क्लियर है? किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देखना, घर पे आज खूब सारी संख्याओं का जुट जाना, 2-4 घंटे वर्ग ही करना और देखना क्या किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिलता है। और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो उसके अंत में नहीं हो सकती। बात क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सीटेट 2018 में आया। कहा किसी विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या मीन्स 5 हमने ले लिया, अपने मन से लिया है, कोई भी ले लो। उसने कहा विषम प्राकृतिक संख्या, हमने कहा 5। विषम प्राकृतिक संख्या तो है ही है, ठीक। इसके परवर्ती मीन्स इसके पहले वाली संख्या क्या है? 4। इसके पूर्ववर्ती मीन्स इसके बाद वाली संख्या क्या है? 6 के संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणा क्या आएगा? 24। हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? देखो 24 जो है 4 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 8 से भी विभाजित है। चलो एक संख्या और लो विषम, 7। 7 के पहले 6, 7 के बाद 8, 8 छंग 48। 48 भी 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। अब बताओ कैसे डिपेंड करेंगे? 3 ले लो, 3 के पहले 2, 3 के बाद 4, 4 दूनी 8। 8 जो है 8 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। मीन्स 3 ये वाला संख्या कट गया और ये वाला संख्या कट गया। देखिए ये चेक करना पड़ता है पेपर में आपको, आप अगर चेक नहीं करोगे तो लगा नहीं सकते। उसने कहा किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। हमने एक विषम संख्या ली 3, इसके परवर्ती मीन्स सबसे पहले वाली संख्या क्या होगी? 3 से पहले 2 होता है और 3 के बाद कौन सी होती है? 4। इन दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा? 8। और 8 किससे विभाजित होगा? 4 और 8 से 3 और 6 कट गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अभी 2 ऑप्शन को में से एक ही पे टिक लगाना है। 2 ऑप्शन बचे। फिर हमने एक विषम संख्या ली 5। 5 के पहले कौन सी होती है? 4। 5 के बाद कौन सी होती है? 6 और 6 चौको 24। 24 4 से भी है, 8 से भी है। फिर हमने संख्या ली 7। 7 के पहले 6 और 7 के बाद 8, दोनों का गुणा किया 48। 48 4 से भी है और 8 से भी है। एक और संख्या ले लो, एक और ले लो, चेक कर लेते हैं क्या परेशानी है। क्या ले लें? 9 ले लें। 9 के पहले 8 और 9 के बाद 10 और 10 8 80। 80 4 से भी है और 8 से भी है। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सी संख्या पे टिक लगाए, क्योंकि हर जगह 2 आंसर मिल रहा। चलिए 13 ले लेते हैं। 13 के पहले 11 है, 13 के बाद 14। 11 चौको 44 का 4 हासिल लगा 4, 11 का नाम 11 और 4 15। देखिए भी 4 से भी जाएगी और 8 का नाम 8, 8 6 14 1 15 7। हाँ 8 से ये नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी। देखिए 13 एक विषम संख्या है
ओ सॉरी, हमने गलत भी तो लिया है। 13 के पहले कौन सी होगी? 12 होगी, और 13 के बाद 14 होगी। 12 चौको 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 का नंबर 12 और 4 16। ये 8 से भी होगी, 4 से भी होगी। ऑप्शन हमें लगता है दोनों फंस गए हैं, क्योंकि 8 का जो फैक्टर है वो 4 होगा ही होगा, और अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित जरूर होगी। बात क्लियर है कि नहीं? आप एक बात को समझिए, एक बात को और समझा देते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, परवर्ती पूर्वोत्तर। ऑप्शन शायद गलत दे दिया हो, एक ऑप्शन गलत हो सकता है। अब समझो आप, अगर हमने एक संख्या ले ली 16, तो 16 देखो 8 से विभाजित है, 8 दूनी 16 विभाजित है ना। तो अगर हम 8 का फैक्टर कर दें, 4 दूनी 8, तो देखो 16 जो है 4 से भी विभाजित होगी, 4 चौको 16। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से जरूर विभाजित होगी। तो 8 का फैक्टर जब 4 हो जाएगा तो वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। तो हमें लगता है इसका आंसर 8 बना दो, 4 वाला छोड़ दो, यहाँ पे कोई और ऑप्शन बना दो, 5 बना दो, ठीक, बस एक ऑप्शन काट दो, कोई परेशानी नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से जरूर विभाजित होगी। और परवर्ती और पूर्ववर्ती समझ में आ गया ना क्या होता है? अरे परवर्ती पूर्ववर्ती समझ में आया, ऑप्शन आया या ना आए, ऑप्शन गलत टाइप हो जाते कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर का। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा है, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। आपसे नहीं पूछा सबसे छोटी विषम संख्या, ना ये नहीं पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो विषम कौन सी संख्या है? 9, और भाज्य भी है 9, मतलब ऐसी संख्या जो विषम भी हो और किसी अन्य संख्या से डिवाइड भी हो। ऐसी संख्या जो विषम भी हो और किसी अन्य संख्या से डिवाइड भी हो, तो वो संख्या कौन सी बेटा? 9 है। बताइए कोई परेशानी है? आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या समझ में आ गया, कौन सी है? 9। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? कोई दिक्कत आपको? सब कुछ समझ में आ गया संख्याओं के बारे में? अगर आपके पेपर में संख्याओं के बारे में कुछ भी पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, मेहनत करिए, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है। इस समय का सदुपयोग करिए, जिससे जल्द से जल्द आपके जीवन में एक सफलता मिल जाए। आपकी लाइफ थोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड है ये अब आसान होने लगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और इस बार हर हाल में आप जॉब ले लीजिए। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, क्या? क्या? नौकरी या छोकरी? आधे तो कहेंगे छोकरी। अरे यार, इस बार सिर्फ हमें एक ही चीज़ चाहिए, नौकरी। नौकरी के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। नौकरी मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगी तो जो होगी वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले नौकरी ले लो, नहीं तो पता चलेगा जो नौकरी पा जाएगा वो तुम्हारी वाली को लेकर चला जाएगा। तुम बैठना। हाँ, अभी अपना जो ये बहुमूल्य समय है इसे नौकरी के लिए वेस्ट करो, जिससे आगे वाला जो समय है उसमें कोई तुम्हारा साथ छोड़ के ना जाए। नहीं तो फिर सोचोगे यार थोड़ा पढ़ लिए होते तो काश थोड़ा पढ़ लिए होते तो आज वो मेरे ही साथ होती, किसी और के साथ नहीं होती। हाँ, वो तुम्हारे साथ तभी होगी जब तुम्हारे पास नौकरी होगी। देखो, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हो। वो जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, हर चीज़ है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप इतना कमा लो कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए। कमाना तो है ही है, आपका लक्ष्य कमाना ही है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हमारा नंबर हमेशा आपको अवेलेबल है आपके लिए।
आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कर लीजिए। आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ रहते हो, दूसरे देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, हंसते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई ज़रूर करिए।